अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज जो है हम वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का हम गो थ्रू करेंगे, ओवरव्यू लेंगे और इसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या मेन कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ हो रहे हैं उनको हम कवर करेंगे। बेसिकली वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होता क्या है? सिंपल इसमें यानी कि आप ऐसे समझें कि आपके पास जो कंप्रेसर है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है, और उसको जो है वो आगे वेपर को कंप्रेस करता है, ठीक है, उसका लो प्रेशर से हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करता है। अगर हम जो है उस मैकेनिकल पार्ट को हम किसी तरह से हम मार्जिनलाइज कर दें या ख़त्म कर दें और उसकी जगह हम कोई और फिनोमेना ले आएँ, ठीक है, यानी कि किसी और तरह से हम कंप्रेशन करा लें वेपर की, ताकि जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ना हो। तो उसका एक जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो मोस्ट कॉमनली यूज भी है, और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं अर्ली 1980s तक तो बहुत ज़्यादा इन कॉमन भी था। सो दैट इज़ वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में होता क्या है कि the process of vapor absorption cycle are similar to vapor compression cycle, only the method of compression of the refrigerant is different. Before the development of vapor compression system of refrigeration, vapor absorption cycle was widely used. In fact, one of my projects that I did with my last firm back in the days, वो यही था कि 1970s 80s में बेसिकली वो एक वेपर अब्जॉर्प्शन चिलर लगा हुआ था और उसको हमने रिप्लेस किया और वहाँ बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल चिलर जो हमने लगाया था मैग्नेटिक लेविटेशन के साथ, इनके ऑयल फ्री कंप्रेसर था, विच वाज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वेपर कंप्रेशन सिस्टम रिप्लेस्ड बाय वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बिकॉज इट हैज़ अ हायर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये चीज़ जो है कह लें कि आज के दिन में ये ट्रू होल्ड करती है, मगर अगर जब हम पहले बात करते हैं, यानी कि जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वेल्व्स वगैरह और ये चीज़ें नहीं आई थी, ठीक है, तो तब तक जो है हमारे पास जो वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल है उसकी एफिशिएंसी हाई थी। मगर जैसे जैसे हम लोगों ने वेपर क्या कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन वेल्व आए और उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वेल्व्स आ गए, तो नाउ अ डेज वेपर कंप्रेशन साइकिल आर प्रिटी मच इक्वलेंट टू दैट, या फिर कह लें कि इनफैक्ट बल्कि ज़्यादा उससे बेहतर परफॉर्मेंस है वेपर एब्जॉर्प्शन से। So vapor absorption differs from the vapor compression system, ठीक है, in the way that it uses the heat energy instead of mechanical energy to make a change in the condition necessary to complete the refrigeration cycle। देखें, जो हमारे पास वेपर कंप्रेशन साइकिल में कंप्रेसर था वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था। सो यहाँ हम हीट सोर्स यूज़ कर रहे होंगे और हीट सोर्स के लिए अब आपके पास गैस बर्नर भी यूज़ हो सकता है, केरोसिन ऑयल यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज़ हो सकता है और अब कुछ केसेस में सोलर भी यूज़ होता है। The system uses a minimum number of moving parts. The only moving part used in smaller units are valves and controls, but larger unit use circulating pumps and fans also. So number of moving parts जो है वो इसमें निस्बतन मैकेनिकल पार्ट से पहले मूविंग पार्ट जो है निस्बतन कम है। और आगे चलते हैं हम और देखें, जो हमारे पास नॉर्मल वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसमें क्या होता है कि यहाँ कंडेंसर है, एवेपोरेटर है, यहाँ आपके पास होता है कंप्रेसर, ठीक है। सो आप क्या करें, आप कंप्रेसर को अगर हम चेंज कर दें, हम कहते हैं कि जी जो कंप्रेसर है वो अब चेंज हो गया किन चीज़ों से, एब्जॉर्प्शन में, कि आप जो है जो वेपर है वो अब हम एब्जॉर्ब करेंगे एक लिक्विड में। अच्छा, अभी जो है इसको थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका ना आपको बता देता हूँ कि होगा क्या। देखें, कंडेंसर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ एवेपोरेटर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो है जो चेंज आ रहा है वो और एक्सपेंशन वेल्व भी है, ठीक है, ये TXV। सिर्फ जो चेंज आ रहा है, देखें चेंज कहाँ आएगा, चेंज हमारे पास आएगा कंप्रेसर में। कंप्रेसर वाली साइड पे अब आप क्या करेंगे कि बेसिकली आपका कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि हम कि वेपर जो है वो हमारे पास हमने उसको जो है कैसे उसकी जो है कह लें कि उसका प्रेशर हमने एलिवेट करना है।
तो ये बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है या लेट से वेपर मूव कर रहा है, तो हमारे पास लाजिम बात है एक दूसरा एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट भी साथ यूज़ हो रहा होगा। तो होगा क्या कि ये दोनों आपस में मिक्सअप हैं, ठीक है। ये यानी कि बेसिकली हम ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे जिसकी एक दूसरे में हाई एब्जॉर्बिविटी है, ठीक है, लाइक अमोनिया इन वाटर। तो उसको क्या करेंगे कि उसको जो है हम हीटअप कर देते हैं, हीटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सिंपल कह लेंगे उसका प्रेशर एलिवेट करेंगे हम, ठीक है, बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ पंप। और उसके बाद जो है उसकी वेपर जो है उसको हम रिलीज़ कर देंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा आगे हाई प्रेशर वेपर में। ये अभी आगे चल के हम इसको देख भी लेते हैं। The working of an absorption machine depends upon the use of two substances which have great affinity for each other and which can be easily separated by the application of heat. The most common combination is ammonia and water. Simple absorption system में क्या होता है कि if the compressor in a vapor compression system were replaced by a generator and absorber assembly, the result would be simple absorption system. इन दोनों चीज़ों को अभी हम आगे चल के अभी देख भी लेते हैं। In this case, the low pressure refrigerant vapor coming from the evaporator is absorbed in the absorber by weak solution of refrigerant and water. अच्छा, बेसिकली होगा क्या कि आपके पास जो है जो कंप्रेसर था उसको हमने रिप्लेस कर दिया आपके पास एब्जॉर्बर से और जनरेटर से। एब्जॉर्बर क्या करता है कि एब्जॉर्बर जो लिक्विड से हमारे पास लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट या वेपर आ रहा है अमोनिया, उसको बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और उसको जो है कह लें कि ये बेसिकली अब हो जाएगा, ये वीक सोल्यूशन होगा। उसके बाद जो है इसको हम हीट अप करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनेगा। अभी हम इसको जो है अभी या फिर देखें। अच्छा, वेपर एब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है कि आपके पास जो है कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर, उसी तरह सिर्फ एक चीज़ जो हमने रिप्लेस की कि कंप्रेसर को हम अगर रिप्लेस कर दें एक एब्जॉर्बर के साथ और एक जनरेटर के साथ। एब्जॉर्बर का काम ये होगा कि उसमें वीक सोल्यूशन आपके पास मौजूद है या फिर कह लें डाइल्यूट सोल्यूशन मौजूद है। तो जब आपके पास एवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट आएगा तो वो ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। जनरेटर में क्या होगा कि जनरेटर में हम जाके उसको हीटअप करेंगे तो वहाँ से आपके पास जो वेपर है अमोनिया वो सेपरेट हो जाएगा और जो वीक सोल्यूशन जो बाकी बचेगा वो हम दोबारा नीचे कलेक्ट कर लेंगे। तो कंप्रेसर को हमने रिप्लेस कर दिया एब्जॉर्बर से और जनरेटर से। अच्छा, द वर्किंग ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मशीन डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ टू सब्सटेंसेज विच हैव ग्रेट अफिनिटी फॉर ईच अदर एंड विच कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। द मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन इज अमोनिया एंड वाटर, ठीक है। सो इस किस्म के मटेरियल यूज़ होते हैं। लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन भी यूज़ होता है वाटर के साथ, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ होता है। सो ये भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम में सिंपल जो है अगर कंप्रेसर जो है उसको रिप्लेस कर दें जनरेटर और एब्जॉर्बर के साथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया, रिजल्ट वुड बी सिंपल एब्जॉर्प्शन सिस्टम। In this case, low pressure refrigerant vapor coming from the evaporator is absorbed in the absorber by the weak solution of refrigerant and water, यानी कि dilute solution रह जाता है। जनरेटर में वो हाई कंसनट्रेशन जो वेपर्स हैं वो चले जाते हैं। तो लाजमी है जब अगर अमोनिया मिक्स है वाटर में और बॉयल करने के बाद अगर अमोनिया वेपराइज हो गया तो पीछे वो वीक सोल्यूशन ही बचेगा। अच्छा जी, ये जो है हमारे पास कह लें कि बेसिक एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, ठीक है। ये आपके पास देखो आपके पास एवापोरेटर है जो कि बेसिकली हीट सराउंडिंग से ले रहा होता है। उसके बाद लो प्रेशर वेपर बन जाता है। उसके बाद ये आया आपके पास एब्जॉर्बर में, ठीक है। एब्जॉर्बर में कह लें कि वो समवट जो है हीट जो है गिव अप करेगा सराउंडिंग्स को, ठीक है, थोड़ी बहुत। और उसके बाद जो है यहाँ ये मिक्सअप हुआ, ठीक है। उसके बाद पंप है, पंप ने क्या किया इसको यानी कि प्रेशराइज करके पहुँचा दिया जनरेटर में। जनरेटर में अब जो है लाजमत हीट सप्लाई की हमने, तो वहाँ बॉयल हुआ,
ठीक है। बॉयल होने के बाद जो हाई प्रेशर वेपर है, देखें प्रेशर तो पंप ने बना दिया, ठीक है, तो उसके बाद चला गया वो आपके पास यहाँ कंडेंसर में हीट गिव अप की, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व है, एक्सपेंशन वाल्व से होने के बाद जो है वो एवेपोरेटर में दोबारा आ जाएगा। ये आप देख रहे हो कि यहाँ थ्रोटलिंग वाल्व है, ये बेसिकली हमारे पास जो वीक सोल्यूशन है वो यहाँ से फॉलो करता हुआ दोबारा एब्जॉर्बर में गिर जाएगा। तो ये बेसिक इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, सबसे पहले जो है देखो एब्जॉर्बर से स्टार्ट करते हैं। लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द एवेपोरेटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द एब्जॉर्बर बाय द वीक सोल्यूशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया कि वीक सोल्यूशन किस वजह से है कि आपके पास जो है ये डाइल्यूट सोल्यूशन आपके पास अमोनिया और वाटर का है, ठीक है। उसके बाद जो है देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया लोअर्स द प्रेशर इन द एब्जॉर्बर विच इन टर्न ड्रॉज मोर अमोनिया वेपर फ्रॉम द एवेपोरेटर, ठीक है। सो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो ये इसका फिनोमेना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया वेपर कैसे हम उसमें, यानी कि इसको ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कैसे बनता है, बेसिकली यहाँ ये बताया गया। और उसके बाद जो है सम ऑफ द कूलिंग अरेंजमेंट यूजुअली वाटर कूलिंग इज एम्प्लॉयड इन द एब्जॉर्बर टू रिमूव द हीट ऑफ सोल्यूशन इवॉल्व्ड एयर, क्योंकि ये जो है कह लें कि एक थर्मल आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सो हीट ये गिव अप कर रहा है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें जो है हम यूजुअली एक वाटर या कूलिंग एक पाइप इस तरह का एक गुजार देते हैं साथ के, वो हीट इसकी टेकअप करता रहे, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है ये इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर बिकॉज इट इज़ थिक विद रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारे पास वीक सोल्यूशन था, जैसे जैसे अमोनिया अब उसमें ऐड होता जा रहा है तो वो अब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन रहा है। अगर आपने मज़ीद उसमें अमोनिया मिक्स कराना है वाटर में तो आपको ये हीट गिव अप कराना ज़रूरी है ताकि मज़ीद आपके पास वो अमोनिया जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। उसके बाद पंप है जी, द पंप ड्रॉ सोल्यूशन फ्रॉम द एब्जॉर्बर एंड बिल्ड्स द प्रेशर अप टू 980.665 किलो पास्कल या फिर 142.233 psi एंड फोर्सेस द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन इन द जनरेटर। जनरेटर में क्या होगा जी, इन द जनरेटर द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज हीटेड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स सच एज गैस और स्टीम, ठीक है, कोई भी मेथड एम्प्लॉय हो सकता है। In the heating process, the ammonia vapor is driven out of the solution as a high pressure vapor, leaving behind the weak solution in the generator. The weak solution flows back to the absorber through a throttle valve which maintains the pressure differential between high and low sides of the system, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा इसको प्रेशर अगर लाजम है तो जो पंप का प्रेशर बेसिकली जो बन चुका होता है, वीक सोल्यूशन भी लाजम होता है, उसको भी उसी प्रेशर पे वो जनरेट होता है, तो उसको भी रिड्यूस करके इसे लो प्रेशर साइड पे वो लो प्रेशर में ले आता है। उसके बाद जो है हमारे पास कंडेंसर है। फ्रॉम द जनरेटर द रेफ्रिजरेंट वेपर इज कंडक्टेड टू द कंडेंसर वेयर इट इज़ कंडेंस्ड, जहाँ वो बेसिकली हीट अपनी गिव अप करेगा, ठीक है, कूल डाउन होगा और आपके पास कह लें कि हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व है जो सिंपल उसका प्रेशर ड्रॉप करेगी। उसके बाद एवेपोरेटर है, द वीक सोल्यूशन फ्लोज बैक टू द एब्जॉर्बर थ्रू अ थ्रोटल वाल्व, ओके एनीवेज। अच्छा, ये बेसिकली इसकी एवेपोरेटर का नहीं था, ये बेसिकली इसका कॉपी पेस्ट हो गया। सो एवेपोरेटर में बेसिकली हमारे पास क्या होना है कि जो है इसी को जो हमारे पास वीक सोल्यूशन है, सॉरी नॉट द वीक सोल्यूशन, यहाँ जो है बेसिकली अमोनिया है, ठीक है, वो आपके पास जो है स्टेट चेंज करके आपके पास एवेपोरेटर में आया, जहाँ बेसिकली वो हीट सराउंडिंग से टेकअप करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर वेपर में। इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है। ये इसकी एक और स्कीम डायग्राम है, अगर आप देखो तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास एवेपोरेटर है, हीट एब्जॉर्ब की, लो प्रेशर अमोनिया वेपर बना, ठीक है, ये एब्जॉर्बर में चला गया। एब्जॉर्बर ने ये देख रहे हैं कूलिंग कॉयल से एक कूलिंग वाटर की एक कॉयल आपके पास गुजरी। देखें कोई भी मेथड हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से हमने कोई मेथड हम यूटिलाइज कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि हम कूलिंग टावर से बेसिकली कोई ना कोई पाइप गुजारा हो, ठीक है। तो एब्जॉर्बर से देखो ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन गया आपके पास पंप में, पंप ने इसको भिजवाया जनरेटर में, जनरेटर में हीटअप क्या कर रहा है, स्टीम या फिर कोई हीटिंग कॉयल है। वीक सोल्यूशन जो है दोबारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व या फिर थ्रॉटल वाल्व से होता है एब्जॉर्बर में चला गया। हाई प्रेशर अमोनिया वेपर गया आपके पास इधर, यहाँ देखो कंडेंसर है, कंडेंसर में उसने हीट अपनी रिजेक्ट की या हीट उसने गिव अप की,
लिक्विड अमोनिया गया रिसीवर में, रिसीवर के बाद एक्सपेंशन वाल्व और फिर एवेपोरेटर। अच्छा देखो जो हमारे पास अमोनिया सिस्टम है, देखो अच्छा इसमें एक चीज़ यार मैं थोड़ी सी आपको ना क्लैरिफाई कर दूं। देखो आपके पास ना दो चीज़ें, कंडेंसर में बेसिकली देखो कभी भी अमोनिया सिस्टम जो है ना ये बेसिकली वाटर कूल्ड सिस्टम होता है। तो ये क्या करेगा कि जो कंडेंसर साइड है ना तो वहाँ भी वाटर फ्लो कर रहा होता है। तो वाटर क्या करता है कि वो हीट इसकी ले लेता है हीट, ठीक है, यानी कि कंडेंसर साइड में, यानी कि बेसिकली देखें दो तरह के कंडेंसर हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं, एक वाटर कूल्ड कंडेंसर होते हैं। सो ये बेसिकली वाटर कूल्ड कंडेंसर के तौर पे कूलिंग टावर एक्ट कर रहा होता है। तो वाटर जो है उसकी हीट टेक अवे कर लेता है बजाय एयर के, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल स्प्लिट सिस्टम है वो एयर कूल्ड कंडेंसर है, क्योंकि उसमें हम एयर जो है वो एयर में हम हीट गिव अप कर रहे हैं। सो अगर यहाँ हीट एक्सचेंजर लगा और वाटर फ्लो करो सो वो बेसिकली समवट कूलिंग टावर भी यही काम करता है। एवेपोरेटर साइड पे आपके पास ये हीट एब्जॉर्ब है। ये बेसिकली होता क्या है ना कि सेंट्रल सिस्टम में हमारे पास अगर ये एक चिलर है, ठीक है, तो हमारे पास एक पूरा सर्किट होता है कि आपने जो है जो पाइपिंग सिस्टम है वो पूरा एक नेटवर्क बिछा होता है हमारे पास वाटर का। जो अगर आपके पास लेट से ये रूम है तो इसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ से ये फ्लो करेगा, यहाँ कोई ना कोई यूनिट लगा होगा, ठीक है, और उसके अलावा जो है अगर यहाँ है सो बाकी अगर कोई यहाँ रूम है तो वो उसको सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली ये लूप में हमारे पास जो है ये वाटर ही फ्लो कर रहा होता है यहाँ भी, ठीक है, चिल्ड वाटर फ्लो कर रहा था। सो ये जो एवेपोरेटर साइड पे वो वहाँ से हीट गिव अप करता है, सॉरी हीट जो है कह लें कि वो अपना टेम्परेचर चेंज करता है, ठीक है। सो एवेपोरेटर साइड पे वो होता है जो सप्लाई साइड हम उसको बोलते हैं, जो कि कह लें कंज्यूमर साइड है। कूलिंग टावर जो है वो आपकी कंडेंसिंग साइड है। अच्छा जी, सो अब जो है इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले कंप्रेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। देयर इज़ नो ट्रेडिशनल कंप्रेसर, इंस्टेड देयर इज़ एन एब्जॉर्बर। The absorber of ammonia water system consists of water called the absorbent, in which refrigerant ammonia dissolves because of natural affinity. The mixture of water and ammonia is pumped to the generator where it is and heat is heated, causing an increase in temperature and pressure of ammonia. Heating is carried out by the steam or any other heat source. Ammonia leaves the absorber at high pressure and some work is provided to the pump. The amount of electricity required by the pump is much less than that required by the compressor, hence there is a saving of electricity. However, the additional source of heat in form of steam etc. has to be provided. उसके बाद condensation, the refrigerant, that is ammonia gas at high pressure and temperature, then enters the condenser where it is cooled by water and becomes liquid at medium temperature. उसके बाद एक्सपेंशन है। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ रेफ्रिजरेंट अकर्स इन थ्रॉटलिंग वाल्व, ड्यू टू विच द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अमोनिया रेफ्रिजरेंट रिड्यूसेस ड्रास्टिकली एंड सडनली। एवेपोरेशन है। उसके बाद फाइनली द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द एवेपोरेटर व्हेयर इट प्रोड्यूसेस द कूलिंग इफेक्ट. It leaves the evaporator in a vapor state and then enters absorber where it is absorbed by absorbent water and compressed by the pump. This process repeats again and the cycle continues. अब ये जो हमारे पास है, अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली प्रैक्टिकल हमारे पास अमोनिया वाटर सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो गई हैं, इसमें एक हमारे पास जो है कह लें रेक्टिफायर ऐड हो गया है, जनरेटर ऐड हो गया है और एनालाइज़र ऐड हो गया, ठीक है। तो जो अगर हमारे पास जो सिंपल हमारे पास अब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसकी बेसिकली जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो लो है। सो उसको मज़ीद कह लें एफिशिएंट बनाने के लिए हम जो है ये तीन चीज़ें हीट एक्सचेंजर, एनालाइज़र और रेक्टिफायर, इनको जो है हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखें यहाँ एक ये आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। इसका क्या काम है, देखो यार बात ऐसे है कि आपके पास जो जनरेटर है, हमने बात की कि यहाँ तो हम गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो वीक सोल्यूशन है वो फ्लो करता है एब्जॉर्बर में। अब फ़र्ज़ कह रहे हैं यार देखें थ्रॉटलिंग वाल्व से पहले भी उसका लाजमत है टेम्परेचर तो उसका हाई है, ठीक है, तो और उसके बाद जो है इसने यह एब्जॉर्बर में जाना है। सो क्या ही बेहतर हो कि हम इसकी यहाँ से ही हीट जो है इसकी किसी तरह हम टेक अवे कर लें, ठीक है।
अब टेक अवे करने का जो है हमें फ़ायदा नहीं है, बजाय इसके कि अगर ये जो पंप से हमारे पास जो अब जो कह लें जनरेटर में जाने वाला है सोल्यूशन, अगर हम उसको ही ये हीट प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी यहाँ से गैस की कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है, और आपके पास जो है यहाँ कह लें कि ये रिलेटिवली कूलर हो के आपके पास यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक काम है हीट एक्सचेंजर का। इसी तरह देखो यहाँ आपके पास है सेकंड हीट एक्सचेंजर। सेकंड हीट एक्सचेंजर में देखो तो एवेपोरेटर के बाद आपने जाना होता है एब्जॉर्बर में, ठीक है, और आपके पास जो यहाँ सॉल्यूशन आपके पास मौजूद होता है, ठीक है, जो यहाँ और यहाँ आपके पास, आपको पता है कि आपके पास जो है ये जो यहाँ कंडेंसर से आपके पास आ रहा है, ठीक है, बेसिकली वो आपके पास हाई टेम्परेचर वेपर, और यहाँ आपके पास जो है वो लो टेम्परेचर आपके पास वेपर होता है। तो यहाँ भी जब आप हीट एक्सचेंजर लगा दोगे तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ हीट गिव अप होगी, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ से वो पहले ही थोड़ा सा हीट अप होकर आपके पास आगे जा रहा होगा, तो इवेंचुअली आपके पास यहाँ से फ्यूल कंजम्पशन फिर लो होगी। सो ये आपके पास जो है इसका फ़ायदा। उसके बाद एनालाइज़र है, यानी कि देखने के लिए कोई मॉइस्चर कंटेंट वगैरह उस तरह, और रेक्टिफायर वगैरह हम लगाते हैं, अभी आगे हम इनको भी कवर करेंगे। ये बेसिकली एक और जो है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो इसमें कि आपके पास एब्जॉर्बर है। अब इसमें जो है हमने एब्जॉर्बर वगैरह में, अब आप देख रहे हो कि इसको कूलिंग के लिए एब्जॉर्बर में हमने कूलिंग वाटर एक फ़्लो करा रहे हैं, और वो आपके पास जो है रेक्टिफायर से होके आपके पास यूँ फ्लो कर रहा है। एनीवेज बात कर लेते हैं। अच्छा ये खैर एक और इस ड्राइंग को अभी हम इसकी मदद से इसको कवर करेंगे। एनालाइज़र क्या करता है जी? When ammonia is vaporized in the generator, some water is also vaporized and will flow into the condenser along with the ammonia vapors in the simple system. If these unwanted water particles are not removed before entering into the condenser, they will enter into the expansion valve where they freeze and choke the pipeline. In order to remove these unwanted particles flowing into the condenser, an analyzer is used. The analyzer may be built as an integral part of the generator or made as a separate piece of equipment. It consists of a series of trays mounted above the generator. ये देखें आपके पास जनरेटर के बाद ये एनालाइज़र आ गया, आपके पास ये देखो ये डिफरेंट ट्रेज हैं। तो इन ट्रेज का फ़ायदा क्या है कि आपके पास जो वेपर है जब वो यहाँ से यूँ फ्लो करेगा, तो अगर लेट से वाटर वगैरह है तो वो इसके साथ स्ट्राइक करके दोबारा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यही फिनोमेना आपके पास यूज़ हो रहा होता है जो आप लोग मैट्रिक एफएससी में करके आए हो, ठीक है। जिस तरह हम पेट्रोलियम की हम एक्सट्रैक्शन करते हैं कि कैप्स होते हैं, हर एक आपके पास लेट से पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, डीजल है वगैरह वगैरह, उनके हर एक का बॉइलिंग टेम्परेचर है। वो जब जैसे वो टेम्परेचर आता है, वो जो आपके पास पेट्रोलियम वो फ्लो कर रहा है, तो वो बेसिकली अपने रेलेवेंट टेम्परेचर पे जो है वो स्ट्राइक करके कूल डाउन करेगा और वो कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी कुछ सिमिलर फिनोमेना आपके पास अकर हो रहा है। अच्छा उसके बाद जो है हम आ जाते हैं आगे। द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन फ्रॉम द एब्जॉर्बर एंड द वाटर फ्रॉम द रेक्टिफायर आर इंट्रोड्यूस्ड एट द टॉप ऑफ द एनालाइजर एंड फ्लो डाउनवर्ड ओवर द ट्रेज इनटू द जनरेटर। In this way, considerable liquid surface area is exposed to the vapor rising from the generator. The vapor is cooled and most of the water vapor condenses, so that mainly ammonia vapor leaves the top of the analyzer. Since the aqua is heated, water is heated by vapor, less external heat is required in the generator. ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कि आपके पास जो आपके पास ये देखो, यहाँ से आपके पास रेक्टिफायर से भी ये देख रहे हो ड्रिप जो है, ये आपके पास वाटर ट्रिकल डाउन हो रहा है और ये बेसिकली वेपर के साथ इन कांटेक्ट आ रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही है। तो इसका भी फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपके पास इनिशियली थोड़ा सा प्री हीटेड ही आपके पास लिक्विड आपको मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा आपको एक दूसरे अल्फाज में जो है सिंपल आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कंजम्पशन, हमारे पास जो भी हीटिंग मैकेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कमी आ जाती है। रेक्टिफायर क्या करते हैं? इन केस वाटर वेपर्स आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड विद एनालाइजर, अ क्लोज टाइप ऑफ वेपर कूलर कॉल्ड रेक्टिफायर या फिर also known as dehydrator is used. It is generally water cooled and may be of the double pipe shell and coil या shell and tube type, ठीक है।
शेल एंड ट्यूब का मतलब है कि वाटर कूल गया, कूलिंग टावर से हमने बेसिकली एक पाइपलाइन भी पास ऑन की होगी हीट एक्सचेंज के लिए. इट फर्दर कूल्स द अमोनिया वेपर लीविंग द एनालाइजर सो दैट द रिमेनिंग वाटर वेपर्स आर कंडेंस्ड. Thus, only dry and hydrous ammonia vapor flow into the condenser. The condensate from the rectifier is returned to the top of the analyzer by a drip return pipe. देखें आपके पास जो है ये एक रेक्टिफायर है, बेसिकली कह लो कि ये सिंपल एक तरह से कूलिंग मैकेनिज्म है. यहाँ हीट एक्सचेंज होगी, आपके पास कुछ कूलिंग वाटर जो है आपके पास फ्लो कर रहा है इन एंड आउट. आपके पास यहाँ से फ़र्ज़ करें कि यहाँ से कुछ वाटर वेपर अब आपके पास यहाँ फिर भी मौजूद रहेगा और वो अब ये फ्लो करेगा, तो वो हम इसको यहाँ कूल डाउन करके कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके आपके पास दोबारा फ्लो कर जाए, ताकि इस पॉइंट के एंड के बाद यहाँ से सिर्फ 100% अमोनिया गुजर रही हो, यानी कि रेक्टिफायर के बाद जो है अमोनिया ही गुजर रही हो. ठीक है, सो ये हमारा मेन पर्पज़ है. उसके बाद जो है कह लें हीट एक्सचेंजर. द हीट एक्सचेंजर प्रोवाइडेड बिटवीन द पंप एंड द जनरेटर इज यूज्ड टू कूल द वीक हॉट सोल्यूशन रिटर्निंग फ्रॉम द जनरेटर टू द एब्जॉर्बर. हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हीट एक्सचेंजर की, जो कि हमारे पास है ये वाला. ठीक है, उसके बाद जो द हीट रिमूव फ्रॉम द वीक सोल्यूशन रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन लीविंग द पंप एंड गोइंग टू एनालाइजर एंड जनरेटर. ये भी हमने डिस्कस भी किया. द ऑपरेशन रिड्यूसेस द हीट सप्लाई टू द जनरेटर एंड द अमाउंट ऑफ कूलिंग रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्बर. दस द इकोनॉमी ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज. लाजमी होता है एनर्जी एफिशिएंसी आपके पास कम है, एनर्जी पावर कंजम्पशन कम है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, सो COP इंक्रीज होगा. द हीट एक्सचेंजर प्रोवाइडेड बिटवीन द कंडेंसर एंड द एवेपोरेटर में ऑल्सो बी कॉल्ड लिक्विड सबकूलर. ठीक है, इन दिस हीट एक्सचेंजर the liquid refrigerant leaving the condenser is subcooled by the low temperature ammonia vapor from the evaporator. This subcooled liquid is now passed to the expansion valve and then to the evaporator. ठीक है, हम बात कर रहे थे इस वाले हीट एक्सचेंजर की, यानी कि इसको आप लिक्विड सबकूलर भी कह सकते हैं. ओके जी, उसके बाद जो है सिंपल अगर हमने जो है कह लें कि नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वगैरह हमने फाइंड आउट करना हो, द हीट अब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट इन द एवापोरेटर, द टोटल एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम इज द सम ऑफ वर्क डन बाय द पंप एंड द हीट सप्लाइड बाय द जनरेटर. क्योंकि लाजमी होता है हीट वर्क इनपुट आपके पास यही है जो पावर इनपुट है. Therefore, the coefficient of performance is heat absorbed in the evaporator या फिर refrigerating effect divided by work done by the pump plus heat supplied in the generator. अगर जो है हमने एक आइडियल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम का COP फाइंड आउट करना हो, सो दैट वुड बी इक्वल टू QC इज इक्वल टू QG प्लस QE. QC जो है हमारे पास दैट इज द हीट डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर ऑफ कूलिंग वाटर फ्रॉम द कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर. QG जो है इज द हीट गिवन टू द रेफ्रिजरेंट इन द जनरेटर, और QE जो है हमारे पास दैट इज़ द हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट इन द एवेपोरेटर. उसके बाद जो है QP जो है बेसिकली दैट इज़ द रेफ्रिजरेंट ड्यू टू वर्क डन बाय द पंप. ठीक है, और अगर हम उसको निगलेक्ट कर दें तो ये इक्वेशन जो आपके पास मौजूद है ये बन जाती है. और इसी तरह जो है जो आपके पास TG, अब हम ज्यूम करें कि वो टेम्परेचर है जिस पे हमने हीट QG दी है जनरेटर को. TC जो है बेसिकली द टेम्परेचर एट विच हीट QC इज डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर और कूलिंग टावर फ्रॉम द कंडेंसर और एंड एब्जॉर्बर. और TE जो है द टेम्परेचर एट विच हीट QE इज एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट इन द एवापोरेटर. तो इन सारे को अगर हम कह लेंगे लास्ट इक्वेशन को जो है मद्देनज़र रखते हैं, तो ये कुछ हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है. ठीक है, और मज़ीद इसको हम रेक्टिफाई करेंगे तो आप ये देख रहे हो आपके पास ये QG की इक्वेशन बन गई. ठीक है, QG की इक्वेशन हमारे पास ये बन गई. ठीक है, QE इज इक्वल टू TC माइनस TE ओवर TE और TG डिवाइडेड बाय TG माइनस TC. सो मैक्सिमम COP ऑफ द सिस्टम जो है डैट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन जो कि आपके पास यहाँ मेंशन है. उसके बाद जो इट मे बी नोटेड दैट द एक्सप्रेशन TE ओवर TC माइनस TE इज़ द COP ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर between the working between the temperature limits of TE and TC. ठीक है, वहाँ बेसिकली हमारे पास जो COP था T2 ओवर T1 माइनस T2 आप कह लें. ठीक है, या फिर T1 ओवर T2 माइनस T1 कुछ भी कह सकते हैं. बेसिकली वो हमारे पास जो है रेफ्रिजरेटर कार्नोट रेफ्रिजरेटर का ये बेसिकली COP था. इसी तरह जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली हम
इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन की बात होगी। अब हम बात करेंगे इस एक्सप्रेशन की। इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द एटमॉस्फेरिक बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ Tg एंड Tc, ठीक है। सो T2 माइनस T1 ओवर T1 बेसिकली ये COP है आपके पास कार्नोट इंजन का। एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर आ गया, एक कार्नोट इंजन आ गया। Thus an ideal vapor absorption system may be regarded as a combination of a Carnot engine and Carnot refrigerator. The maximum COP may be written as COP max is equal to COP of Carnot multiplied by efficiency of Carnot. So in case the heat is discharged at different temperatures in condenser and absorber, ठीक है, तो उस केस में ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसमें TA जो है वो बेसिकली हीट इज डिस्चार्ज इन द एब्जॉर्बर। ओके, उसके बाद जो है कह लें कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो आइडियल रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए हमारे पास वेपर एब्जॉर्प्शन में, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है रेफ्रिजरेंट की भी और एब्जॉर्बेंट की भी। रेफ्रिजरेंट के लिए इट शुड बॉयल बिटवीन 2 to 10 डिग्री एंड कंडेंस एट 40 डिग्री सेल्सियस और अबव, ठीक है। लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, यानी कि बेसिकली उसके पास जब स्टेट चेंज करना हो तो ज़्यादा हीट जो है वो बेसिकली कह लें कि वो गिव अप कर रहा हो या टेकअप कर रहा हो, सो स्टेट चेंज के लिए कंडेंसिंग साइड पे, ठीक है, लिक्विड से आपके पास गैस में कन्वर्ट होने के लिए। सो दैट वुड बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर आपके पास वो टेम्परेचर होता है कि अगर आप उस टेम्परेचर के आगे अगर आप इसे बॉयल करोगे तो कभी भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। मसलन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है आपके पास वाटर का, वो हमारे पास है 373 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप वाटर को 373.1 डिग्री सेल्सियस तक भी हीटअप कर दोगे तो वो जो स्टीम है वो अब ऐसी इस स्टेट में चला गया कि वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए और स्टेबिलिटी इन कंप्लीट साइकिल। लाजम तो स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, ये ना हो कि वो आपके पास जो है केमिकल रिएक्शन वगैरह हो के जो है वो साथ साथ ख़त्म होता जाए। प्रॉपर्टीज़ आइडियल एब्जॉर्बेंट की क्या होनी चाहिए? देखो हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है वो दो तरह से काम कर रहा है। एक हमारे पास रेफ्रिजरेंट है जो कि हम एब्जॉर्ब करते हैं, एक एब्जॉर्बेंट में वो हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन बन जाता है, उसको हम जनरेटर में ले जाते हैं जहाँ वो हीट गिव अप करता है, रेफ्रिजरेंट अलहदा हो जाता है और जो एब्जॉर्बेंट है वो दोबारा वापस आ जाता है। लाजमी होता है कुछ सम अमाउंट ऑफ अमोनिया उसके साथ वो मिक्स हो जाता है, वो नहीं सेपरेट होता। सो इट शुड हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर द रेफ्रिजरेंट। हीट रिलीज ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी मिनिमम, ठीक है। हमने देखा कि हमें कूलिंग कॉयल वहाँ लगानी पड़ी, सो वो हीट मिनिमम होनी चाहिए। हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए और केमिकल स्टेबिलिटी यहाँ भी हमें लाजमी होता चाहिए होगी। और रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई एफिनिटी फॉर एब्जॉर्बर एट लो टेम्परेचर्स एंड लेस एफिनिटी एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। यानी कि बेसिकली जैसे जैसे वो हीटअप हो रहा है तो आपके पास जो है उसमें कह लें कि लेस एफिनिटी होनी चाहिए कि कम बेसिकली वो उसको एब्जॉर्ब करे, मगर कम टेम्परेचर पे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, ठीक है। मिक्सचर शुड हैव लो स्पेसिफिक हीट एंड विस्कोसिटी। इट शुड बी नॉन कोरोसिव ताकि आपके बाकी सिस्टम को नुकसान न पहुँचाए। द लार्ज डिफरेंस इन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बर, ठीक है। सो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। कॉमनली यूज्ड कॉम्बिनेशन इन एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस आर अमोनिया वाटर, लिथियम ब्रोमाइड वाटर। इसके अलावा हमारे पास कह लें कि कैल्शियम क्लोराइड भी कुछ केसेस में यूज़ होता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें जी, इसके मूविंग पार्ट नहीं है एक्सेप्ट पंप मोटर विच इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर देन कंप्रेसर सिस्टम। क्वाइट है ऑपरेशन में, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, कैन वर्क ओनली इन थर्मल एनर्जी एज इनपुट, ठीक है। विद can be built for huge working capacities even for 1000 ton and above, can be operated at designed COPs or even at part loads by varying generator temperature. Space and auto control requirement favor absorption system है, तो खैर अब बेसिकली आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट ये अब जो है हमारे पास एक BMS सिस्टम भी आ गया, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं कि हम तमाम चीज़ें बेसिकली सेंट्रली अब कंट्रोल करते हैं, तो ये तमाम चीज़ों में आ गया। और हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स हैं जो वेपर कंप्रेशन में, अब वो भी तकरीबन 2000 टन को टच करना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इनके हाई कैपेसिटी पर बन रहे हैं।
हाँ, मगर पहले जो है सिर्फ ये बड़ी कैपेसिटी सिर्फ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ही अटेन कर पाता था। अच्छा, उसके बाद जो है एक एग्जांपल है, इन वेपर एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर द हीट इज अप्लाइड टू अमोनिया जनरेटर बाय कंडेंसिंग द स्टीम एट 2 bar and 88% dry. The temperature in the refrigerator is to be maintained at -4 degrees Celsius. Find the maximum COP possible. If the refrigeration load is 18 tons and actual COP is 72% of the maximum COP, find the mass of steam required per hour. Take temperature of atmosphere as 25 degree. ये बेसिकली जो आपकी रेफरेंस बुक है वहाँ से ही एग्जांपल ली गई और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। यानी कि इसको चलें एक काम करते हैं कि हम इसको बिल्कुल एंड पे इसको हम कर लेते हैं, बाकी जो हमारे पास थ्योरी रह गई है उसको हम कवर कर लेते हैं और ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम एंड पे तसल्ली से कवर कर लेंगे। अच्छा जी, लिथियम ब्रोमाइड जो है हमारे पास सोल्यूशन, उसमें थोड़ा सा चेंज है कि वाटर यहाँ रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा होगा और जो लिथियम ब्रोमाइड है वो हमारे पास यहाँ एब्जॉर्बेंट यूज़ हो रहा होगा। In the absorber, the lithium bromide absorbs water refrigerant, creating solution of water and lithium bromide. The solution is pumped by the pump to generator, where solution is heated. The water refrigerant gets vaporized and moves to the condenser, where it is cooled, while the lithium bromide flows back to the absorber, where it further absorbs water coming from the evaporator. So बिल्कुल वही फिनोमेना बिल्कुल उसी तरह ही अकर हो रहा है, आपके पास कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, जो कुछ कह लें जो स्पेशल फीचर्स हैं वो बेसिकली है कि लिथियम ब्रोमाइड हैज़ great affinity for water vapor. However, when the water lithium bromide solution is formed, they are not completely soluble with each other under all operating conditions of the absorption system. Because of this, designer must take care that such condition would not be created where crystallization and precipitation of lithium bromide would occur. यानी कि बेसिकली हमने इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है जब भी डिज़ाइन करना है कि वो क्रिस्टलाइजेशन ना होने लग जाए लिथियम ब्रोमाइड की। The water used as the refrigerant in the absorption system means the operating pressures in the condenser and the evaporator must be very low. ठीक है, even the difference of pressure between the condenser and evaporator must be very low. This can be achieved without installing the expansion valve in the system, since the drop in pressures occurs due to friction in the refrigeration piping and in the spray nozzles. ठीक है, तो कह लें कि बेसिकली हम कम प्रेशर पे ऑपरेट अगर आपने कराना है तो उसके लिए हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन है। और द कैपेसिटी ऑफ एनी एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्बेंट टू एब्जॉर्ब द रेफ्रिजरेंट, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ठीक है, सो कह लें कि आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन सिस्टम की जो कह लें कि जो मेन एक पैरामीटर है जिसे हम उसकी टनेज वगैरह डिपेंड जो कर रही है वो बेसिकली आपके पास एबिलिटी है of the absorbent to absorb the refrigerant, which in turn depends on the concentration of the absorbent. ठीक है कि हमारे पास कितने परसेंट जो है absorbent मौजूद है, कंसनट्रेशन उसकी क्या है, कम है ज़्यादा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। To increase the capacity of the system, the concentration of absorbent should be increased, which would be enable the absorption of more refrigerant. यानी कि लाज़िम है ज़्यादा रेफ्रिजरेंट होगा तो ज़्यादा ज़्यादा absorbent होगा तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को अपनी तरफ माइल करेगा और उसको जो है absorb करेगा। Some of the most common method used to change the concentration of the absorbent are, एक जो है हमारे पास method है उसमें controlling the flow of steam or hot water to the generator, controlling the flow of water used for condensing in the condenser, and reconcentrating the absorbent leaving the generator and entering the absorbent. ठीक है, सो बेसिकली ये दो तीन हमारे पास मेथड यूज़ होते हैं इसमें। ये आपके पास जो इमेज है ये बेसिकली हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन है, बेसिकली उसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास हमने कवर किया अमोनिया सोल्यूशन, बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बेसिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर इसको कहते हैं, और इसका ये ट्रेंड यूज़ हो रहा है कि हम घरों में एज डोमेस्टिक में भी यूज़ कर सकें। ठीक है, ये कार्ल मेंटर्स और बर्जर वॉन प्लेटन ने इसको डिज़ाइन किया था। इसको बेसिकली थ्री फ्लूइड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर यूज़ होता है। कैसे यूज़ हो रहा है अभी हम देखते हैं। देखें जी, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि इफ़ अ लिक्विड इज एक्सपोज टू एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इट विल एवेपोरेट अंटिल एटमॉस्फेयर बिकम सैचुरेटेड विद द लिक्विड वेपर्स। एवेपोरेशन दस प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है,
इसका मतलब यह है कि अगर हम एक इनर्ट एटमॉस्फेयर दे दें, ठीक है, बिल्कुल एक हो, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो कह लें कि वो अगर आप यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक जो है एटमॉस्फेयर है और उसके अंदर आप जो है एक वेपर्स जो है वो सर पास कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो अब हमने जो है बेसिकली कह लें कि सॉरी वेपर नहीं, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड जो है जब इसके अंदर आएगा तो वहाँ वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारे पास जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो उसके साथ कह लें कि कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो दस प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। अच्छा, बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा मेथड बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि जो ये आपका जो है ना एक अदद है रूम, ठीक है, आपका एक खूबसूरत सा घर में कमरा है, ठीक है, और ये कह लें कि आपका ये रहा दरवाज़ा। आपने दरवाज़ा ओपन किया है, ठीक है, और आप गए हैं, ठीक है, और आपने कोई 2-1 हफ़्ते जो आप मुसलसल जुराबें पहन रहे हैं वो आपने जो है यहाँ उतारनी है, ठीक है। शुरू में जो आपके बाकी घर वाले हैं, ठीक है, जो आपके बहन भाई वगैरह हैं, ठीक है, उनको बड़ा नागवार एक स्मेल गुजरी, ठीक है। मगर अगर जो है आप बहुत ढीठ होते हैं और आप जो है वहाँ से अब अपनी ये जो जुराबें हैं वो कमरे के अंदर से नहीं निकालते, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो भी आदी हो जाएंगे। क्या हुआ कि बेसिकली फ़र्ज़ करें कि वो अगर एक इनर्ट एटमॉस्फेयर था तो वो जुराबें समझ लें वो आपकी लिक्विड थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो पूरे एटमॉस्फेयर में जो है बेसिकली वो कंसनट्रेट हो गई, यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई, ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड कर दिया। जो यहाँ लाइन यूज़ हो रही है ना कि अनटिल एटमॉस्फेयर बिकम्स सैचुरेटेड विद द लिक्विड वेपर्स। सो बेसिकली जो आपके कमरे का जो एटमॉस्फेयर है दैट बिकम सैचुरेटेड विद द स्मेल ऑफ योर सॉक्स, ठीक है। तो एवेपोरेशन दस प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। वर्किंग के कैसे होगा जी। सबसे पहले जो है हमारे पास लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो लिक्विड अमोनिया इन वाटर, ठीक है। या सॉरी यहाँ ये हमारे पास जी लिक्विड अमोनिया, हम यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। मैं इसको स्टेप को दे देता हूँ कि जी ये 1 है, ठीक है जी। लिक्विड अमोनिया एवेपोरेट इनटू हाइड्रोजन गैस एट लो टेम्परेचर इन द एवेपोरेटर, ठीक है जी। लिक्विड अमोनिया आई, यहाँ हमारे पास ये स्टेप 1 ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ अब आपके पास ये चेंज हो गया है आपके पास अमोनिया में और वाटर में, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, स्टेप 2 क्या है कि जी अमोनिया एंड हाइड्रोजन मिक्सचर। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली आपके पास इनर्ट गैस है, ठीक है। अमोनिया एंड वाटर मिक्सचर एंटर्स द एब्जॉर्बर where it is absorbed in water. Ammonia is absorbed in water, ठीक है, NH3 and hydrogen returns back, ठीक है। सो आपके पास ये देखो यहाँ से आया, ये अब आपके पास आ गया स्टेप 2, ठीक है। ये हमारे पास था स्टेप 1। ये देखो यहाँ से आपके पास ये होके आया एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या हुआ कि अमोनिया तो मिक्स हो गया, ठीक है, मगर उसने हाइड्रोजन गैस को दिया धक्का। हाइड्रोजन गैस जो है आपके पास यहाँ अब गुस्से से आपके पास यहाँ पहुँच गई है, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन इन वाटर गोज टू द जनरेटर वेयर इट इज हीटेड एंड वेपर्स देन गो बैक टू द सेपरेटर। सो बेसिकली आपके पास अमोनिया वाटर का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन गया जनरेटर में। जनरेटर ने क्या किया कि आपके पास अमोनिया वेपर बना दिया और वाटर बचा। ये अब आपके पास आ गया यहाँ। अब होगा क्या कि हमारे पास जो अमोनिया वेपर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन वाटर गोज टू जनरेटर वेयर इट इज हीटेड, यानी कि बेसिकली हमारे पास ये स्टेप 3 था, ठीक है, इसको 3 कह देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है वेपर्स गो टू द वाटर सेपरेटर। उसके बाद 4th स्टेप है हमारे पास जो वाटर सेपरेट्स इन द सेपरेटर एंड वीक सोल्यूशन इज सेंट बैक टू द एब्जॉर्बर, ठीक है, यानी कि बेसिकली आपके पास यहाँ सेपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास वाटर यहाँ अलहदा हो गया। अब देखो अगर यहाँ से अमोनिया वेपर निकल गया तो पीछे आपके पास सिर्फ वाटर बचा, और शायद कह लें कि अगर पहले 99% अगर अमोनिया बीच में एब्जॉर्ब था, अब शायद 5% रह गया। सो इसका मतलब है जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो अब आपके पास दोबारा आपके पास यहाँ एब्जॉर्बर में आ गया, और जो अमोनिया वेपर है वो आपके पास कंडेंसर में चला गया, ठीक है, जो कि स्टेप 4 आप कह लो, और दोबारा वही प्रोसीजर आपके पास यहाँ चलता रहा। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम है, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम है, जो कि घरों में भी यूज़ हो सकता है। इसको हम
थ्री गैस सिस्टम भी इसको बोलते हैं, थ्री रेफ्रिजरेंट सिस्टम भी इसको कुछ जगहों पे कहा जाता है। कुछ मेन फीचर्स की बात करें सो कंप्लीट साइकिल इज़ कैरिड आउट एंटायरली बाय फ्लो ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इसमें देखें कहीं भी आपको पंप यूज़ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। विद दिस टाइप ऑफ मशीन एफिशिएंसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट सिस्ट एनर्जी इनपुट इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू लो COP इट कैन नॉट बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज। हाइड्रोजन का क्या रोल है जी? इनर्ट एटमॉस्फेयर की हमने बात की, हेल्प इन मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम, परमिट्स द refrigerant to evaporate at low temperature in evaporator corresponding to its partial pressure, ठीक है जी। सो बेसिकली एवेपोरेटर में अलाउ कर रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस अगर आप देखो तो यहाँ से वो सेपरेट होने के बाद दोबारा अब आपके पास बदला लेने के लिए चली गई है एवेपोरेटर में। सो यहाँ जो है वो अमोनिया और हाइड्रोजन दोबारा सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये एक सर्कल हमारे पास ये चलेगा, ओके। उसके बाद जो है कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में जी पंप वो है, कंप्रेसर नहीं चाहिए, मैकेनिकल ट्रबल नहीं है, लो मेंटेनेंस है, ठीक है। लुब्रिकेशन वगैरह नहीं रिक्वायर्ड, वेयर एंड टेयर नहीं होगा, लीक प्रूफ है, नॉइजलेस है, इजी कंट्रोल है, ठीक है, बाय ओनली हीट इनपुट। मगर इसके कुछ कह लें कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं। मसलन ये सबसे पहले समझने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसकी मुश्किल है, COP इसका कम है। अगर इसमें कोई भी मसला आ गया तो ये रिप्लेस, इसमें कोई चीज़ें रिप्लेस नहीं होंगी, सॉरी कोई चीज़ हम मॉडिफाई नहीं कर सकते या हम करेक्ट सही नहीं कर सकते। यानी कि लेट्स से कि आपके पास सिस्टम नहीं चल रहा, कंप्रेसर चेंज कर दो, यहाँ क्या होगा, पूरे का पूरा सिस्टम दोबारा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ खैर ये हमारा एंड होता है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल रह गया है, ठीक है। अभी हम इसको जो है न्यूमेरिकल को भी हम करके देख लेते हैं, ओके जी। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है और यहाँ अगर आप इसको देखें तो हमें गिवन है कि वेपर एब्जॉर्प्शन जो है सिस्टम है हमारे पास और हमने जो है हीट सप्लाई की है जनरेटर को। टेम्परेचर गिवन है जी 2 बार, 88% ड्राई है स्टीम, ठीक है जी। द टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर शुड बी मेंटेन्ड एट -4 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मैक्सिमम COP पॉसिबल, ठीक है। लोड हमें गिवन है 18 टन्स है, एक्चुअल COP गिवन है 72% है, ठीक है। और हमने मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड पर और हमने निकालना और हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कहा है, टेम्परेचर कहा है कि आप 25 डिग्री सेल्सियस लें। सबसे पहले जो है हमें क्या निकालना है कि यहाँ TG हमें निकालना है, ठीक है। बेसिकली ये जो टेम्परेचर है दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द जनरेटर, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें जो हमने यहाँ कवर किया है फार्मूला में, COP मैक्स देख रहे हैं TE माइनस TC माइनस TE, आपको TG चाहिए, ठीक है। तो TG जो है वो अगर हम स्टीम टेबल देखते हैं तो देखो हमारे पास एक है 1.9848 और फिर है 2.0485, यानी कि 2.00 नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन करते हैं ना तो आपके पास ये जो TG है, ठीक है, ये आपके पास थ्रू इंटरपोलेशन आना है तकरीबन आपके पास 120.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ थ्रू इंटरपोलेशन। अच्छा जी, सो अब हम जो है यहाँ गिवन डाटा जो है हमें वो मेंशन कर लेते हैं। देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जी जो प्रेशर था वो 2 बार था, ठीक है। जो ड्राइनेस रेशो थी वो हमारे पास है 88%, ठीक है। उसके बाद एवेपोरेटर का टेम्परेचर जो है दैट वुड बी, ये देखें आपको यहाँ -4 डिग्री सेल्सियस गिवन है। द टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर is to be maintained at -4 डिग्री सेल्सियस। सो -4 + 273 यानी कि 269 केल्विन। इसी तरह जो हमारे पास टेम्परेचर है लेट से जो यहाँ TC होगा, ठीक है, कंडेंसर साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको जो है गिवन है कि जो है वो टेम्परेचर वो आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस है। सो दिस वुड बी 25 + 273 यानी कि ये आपके पास बना तकरीबन 298 केल्विन।
और इसी तरह जो हमारे पास ये टी जी है, ये हमारे पास बना 120.2 प्लस 273 यानी कि 393.2 केल्विन। अच्छा जी, सो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने सबसे पहले जो है COP मैक्स फाइंड आउट करना है। सो इसका फॉर्मूला जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू TE डिवाइडेड बाय TC माइनस TE, और यहाँ आपके पास होगा TG माइनस TC डिवाइडेड बाय TG। अब देखो तो आपके पास यहाँ TE भी मौजूद है, TC भी है, TE यानी कि तमाम वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। इनको आपस में ये मल्टीप्लाई कर देना आपने। सो हमारे पास ये जो आंसर है वो बनेगा 2.246, ठीक है। सो ये हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने मास ऑफ स्टीम फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ स्टीम फाइंड आउट करना है तो देखो, अब हमने COP एक्चुअल अगर फाइंड आउट करना हो तो COP एक्चुअल कैसे फाइंड आउट होगा। हमें यहाँ गिवन है कि जी जो एक्चुअल COP है डेट इज 72% ऑफ द मैक्सिमम COP। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल इज इक्वल टू 0.72 इंटू COP मैक्स। COP मैक्स जो है आपके पास ये है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बनेगा 1.617। अच्छा जी, सो ये भी हमने कर लिया। अब हम यहाँ से जब मास ऑफ स्टीम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास अब यहाँ एक्चुअल हीट सप्लाइड मौजूद हो और वहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक्चुअल हीट सप्लाइड so that would be equal to refrigerating load divided by the COP एक्चुअल, ठीक है। सो रेफ्रिजरेटिंग लोड अगर हमने निकालना है, सो वो हमें कैपेसिटी गिवन है 18 टन है। सो 1400 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जाउल्स में आ जाए वो, ठीक है। मल्टीप्लाई किया इसको हमने 18 के साथ, इसको डिवाइड करना है हमने, सॉरी, किलो जाउल्स में, ठीक है। सो 1, ये हमारे पास COP एक्चुअल है 1.617। सो ये आंसर हमारे पास बनता है 155,844 किलो जाउल पर और, ठीक है, हो गया। अच्छा, और जो ये टेम्परेचर है ना, ठीक है, यहाँ आपने प्रेशर तो निकाल लिया। इसी तरह अब चूँकि जो हमारे पास स्टीम है वो 100% गैस होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ बेसिकली कह लो कि, और हमारे पास जो है यहाँ कह लें कि वो गैस नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ से निकालना है, हमने यहाँ से Hg माइनस HF निकालना है, ठीक है। यानी कि जो हम इंटरपोलेट करेंगे ना वो वाली वैल्यू, ठीक है। यानी कि बेसिकली जिस तरह ये इंटरपोलेशन के लिए निकाली है ना, इसी तरह हमने यहाँ इंटरपोलेशन से Hg भी निकालना है और HF भी निकालना है। जो हमारे पास Hg माइनस HF होता है वो बेसिकली होता है आपके पास HFG, ठीक है। और हमारे इस केस में HFG जो है डैट वुड बी इक्वल टू 2201.6 किलो जाउल पर kg, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बननी है। अच्छा जी, सो ये हमने कर लिया है। अब मैं कह सकता हूँ कि mass of steam required per hour, that would be equal to
एक्चुअल हीट सप्लाई, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे आपके पास जो HFG था, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जो ड्राइनेस रेशो थी x। सो ये हमारे पास वैल्यू है 155,844 डिवाइडेड बाय 2201.6 मल्टीप्लाई बाय 0.88। सो हमारे पास ये वैल्यू इवेंचुअली आएगी 80.44 किलोग्राम पर और, ठीक है जी। सो इस तरह जो है ये हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, ठीक है। और उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया। अगर इनफैक्ट टॉपिक की आपको आज समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई आप लोगों की कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है, आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।